बबली, होश में आओ, क्या हो गया है? बबली ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। उसने सच कहा कि आप मुझे डिवोर्स देने वाले हैं। वह हिचकियों के बीच रो पड़ी थी। आप उससे शादी करने वाले हैं। कब कब दे रहे हैं मुझे डिवोर्स, बता दीजिए, ताकि मैं अपनी कीमत, अपनी तनख्वाह, जो भी आप कहते हैं वह लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाऊँ। निरंजन इस इल्ज़ाम पर, उसके जहर भरे सवाल पर बिल्कुल परेशान हो गया था। डिवोर्स? उसका हाथ, वह जिस हाथ पर उसने आइसक्रीम ले रखा था, वह हवा में ही रह गया। तुम क्या कह रही हो? कैसा डिवोर्स? बबली ने एक जहर वाला आंसू भरकर ठहाका लगाया। वह क्या कलाकारी है? आपको तो पता ही नहीं। मैं अभी बताती हूँ। वही डिवोर्स जो आप मुझे देखकर अपनी उस अमीरजादी चंचल से शादी करने वाले हैं। वही डिवोर्स जिसके बाद आप मुझे मेरी कीमत देकर निकालने वाले हैं। निरंजन का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। उसने आइसक्रीम का कप एक तरफ फेंका और आगे बढ़कर बबली को दोनों बाजुओं से जोर से पकड़ लिया। होश में हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सब समस्या उस दिन शुरू हुई थी जब निरंजन के भाई भाभी का एक्सीडेंट हुआ था। बारिश अपने तेज तूफान पर थी। गाड़ी के बाहर बारिश के बूंदे ऐसी थी जैसे पत्थर बरस रहे हों। ड्राइवर, थोड़ी गाड़ी तेज चलाओ, भगवान के लिए, वे लोग अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं। कनक की आवाज़ डर से कांप रही थी। उसकी हथेलियां जोर से सत्तम को अपने पकड़ में ले रखा था, जैसे कि उसके हाथों के खून बंद हो गए हों। बाहर गाड़ी के शीशे पर देखने से बाहर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बहुत तेज घटा था और बहुत तेज बारिश बरस रही थी। रात बिल्कुल सन्नाटे में डूबी हुई थी। उनकी गाड़ी मौत के रफ्तार से भी तेज भाग रही थी। सत्तम ने एक नज़र गाड़ी के पिछले शीशे पर डाली। पीछे बड़ी तेज रफ्तार से एक गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे आ रही थी। उसने एक हाथ से कनक का हाथ थामा, जबकि दूसरा हाथ स्टीयरिंग संभाले हुए था। मत डरो कनक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस एक बार हम शहर के रास्ते पर चले जाएं, फिर निरंजन सब कुछ संभाल लेगा। हमें अपने बच्चों के पास वापस पहुंचना है। कनक की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे ऋषभ और केशव की बहुत चिंता हो रही है। सत्तम के दिल पर जैसे किसी ने गर्म सरिया चिपका दिया हो। उन्हें कुछ नहीं होगा, वह आया के साथ ठीक ठाक हैं। तभी एक मोड़ काटते हुए साइड से एक ट्रक तेज आती हुई उनकी आंखें चौंधिया गई थी। सत्तम ने गाड़ी को बचाने के लिए स्टीयरिंग तेजी से घुमाया। गाड़ी सड़क पर टायरों की घसीटते जाने की आवाज़ तेज हुई थी। गाड़ी एकदम लुढ़कती हुई सड़क के किनारे में गहरी खाई में जा गिरी थी। शीशे के टूटने की आवाज़ के बाद एक गहरी खौफनाक चुप्पी छा गई थी। सिर्फ बारिश की आवाज़ बाकी रह गई थी, जो अब टूटे हुए शीशों से गाड़ी के अंदर आ रही थी। दूसरी तरफ शहर के सबसे पौज इलाके में सरकारी बंगले के स्टडी रूम में एक इंस्पेक्टर फाइलों में सर दिए बैठा था। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का अता पता नहीं था। वह बहुत ही शातिर दिमाग रखने वाला आदमी था। उसके टेबल पर ढेरों केस की फाइलें पड़ी थीं। तभी उसके सरकारी फ़ोन की घंटी बजी। उस वक्त आने वाली कॉल कभी भी अच्छी खबर नहीं लाती थी। उसने गहरी सांस ली, कॉल रिसीव की। उसकी आवाज़ भारी थी। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ घुटी घुटी सी आ रही थी। आप निरंजन इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं? जी मैं ही बोल रहा हूँ, क्या बात है? दूसरी तरफ एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह आदमी बोल पाया था, सर हाईवे पर पिलर नंबर 120 पर एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी खाई में गिरी है। हमें गाड़ी से जो भी सामान मिले हैं उनके हिसाब से मरने वाले का नाम सत्यम है। इंस्पेक्टर निरंजन के हाथ से कलम छूटकर मेज पर गिर गया था। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया था, जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ गर्म तेल डाल दिया हो। सत्यम उसका भाई था, वह अड़ियल लड़का जिसने अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली थी। अभी घर वालों के खिलाफ जाकर सबसे बढ़कर अपने पिता को उसने बहुत ही ठेस पहुंचाई थी। निरंजन ने आंखें बंद की। उसकी पकड़ फोन पर कम हो गई। गाड़ी में कितने लोग हैं? सर, एक आदमी और एक औरत, दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। निरंजन की बंद आंखों से आंसू एक कतरा टूटकर फाइल पर गिरा था। उसने अपनी आवाज़ को बड़ी मुश्किल से टूटने से बचाया था। मैं आ रहा हूँ। जब निरंजन अस्पताल की गेट से गुजरता हुआ इमरजेंसी तक पहुँचा, उसका दिल पत्थर की तरह भारी हो चुका था। उसने अपने भाई और भाभी की पहचान की। वह सत्यम, जिसका चेहरा हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, आज बिल्कुल अनजाना सा हो गया था। कनक, वह लड़की जिसकी मोहब्बत में सत्यम ने दुनिया छोड़ दी थी, आज वह भी उसके साथ ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। उसका दिल बड़ी जोरों से घूमा था। बच्चे तो बिल्कुल अकेले होंगे, लेकिन इंस्पेक्टर निरंजन था, वह रो नहीं सकता था। उसने कांपते हाथों से उसकी पहचान की और साइन किए। वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। बारिश अभी भी बहुत तेज बरस रही थी।
स्टीयरिंग पर सर रखकर कुछ पल बिल्कुल चुप बैठा रहा। फिर एक ख्याल बिजली बनकर उसके दिमाग पर गूंजा था। सत्यम और कनक के 2 बच्चे थे, वे कहाँ हैं? उसने जल्दी से अपने भाई का घर का नंबर मिलवाया जो बंद जा रहा था। उसने अपने सरकारी फ़ोन से अपने सिपाही को अलर्ट किया, सत्यम के घर का पता मालूम करने को कहा और वह भाई शहर के एक छोटे से इलाके में 3 बेडरूम वाले कमरे में अपनी छोटी सी दुनिया बसाए बैठा था। निरंजन को उसकी खबर तक नहीं थी। कुछ ही मिनट में उसे लोकेशन मिल गई थी। वह एक मिडिल क्लास इलाका था। इंस्पेक्टर ने तेजी से गाड़ी उस पते की तरफ दौड़ा ली थी। एक छोटे से मकान के सामने उस गाड़ी को रोकी। उसने दरवाजे पर आहट दी। कुछ पल के बाद एक अधेड़ उम्र की नींद से भरी हुई घबराई हुई औरत ने दरवाज़ा खोला, जो शायद बच्चों की आया थी। वह एक पुलिस ऑफिसर को अपने दरवाजे पर देखकर डर में हुई थी। निरंजन ने पूछा, सत्यम का घर यही है? जी जी साहब, पर वे तो घर पर नहीं हैं। आया ने घबराकर कहा, मैडम साहब तो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे थे जल्दी आएंगे, लेकिन देखिए ना, आधी रात हो चुकी है और अभी तक ना आए। निरंजन ने उस औरत को रास्ते से हटाया और अंदर दाखिल हुआ। एक छोटा सा मगर साफ सुथरा आंगन और सामने एक कमरे में एक बिस्तर पर 2 छोटे से बच्चे सो रहे थे और वे दोनों शायद लड़के थे। दोनों ही बिल्कुल हूबहू अपने पिता पर गए थे, ऋषभ और केशव। वे तो दुनियादारी का हाल भी नहीं जानते थे। वे छोटे छोटे बच्चे। निरंजन अपने घुटनों के बल बैठकर उन्हें देखा। उसका दिल फट रहा था। आया, उनके कपड़ों का एक बैग तैयार करो, हम जा रहे हैं। आया की आंखें हैरानी से फैल गई। साहब, इतनी रात को मैडम जी नाराज होंगी। निरंजन ने उसके तरफ मुंह मोड़कर देखा। उसकी आंखों में वह दर्द था। वो बेकाबू शब्द उसके गले में ही दम तोड़ गए। वह अब कभी नाराज न होगी। जल्दी करो। उसने दोनों बच्चों को सावधानी से गोद में उठाया, जो नींद में ही उसके कंधे से लगे। दूसरा हाथ आया की तरफ बढ़ा दिए। चलो बेटा उठो, अंकल के साथ चलना होगा। 4 साल का ऋषभ नींद में आंखें मलते हुए उस अंकल को देखा था, जिसे वो शायद पहचानता था, लेकिन उसने मासूमियत से अपना नन्हा सा हाथ उस मजबूत जैकेट पर जमा दिया। वह तीनों उस घर से बाहर निकले। 2 अनाथ बच्चे, एक आदमी जिसकी दुनिया एक ही रात में हमेशा के लिए बदल चुकी थी। निरंजन के हवेली उसके पापा के पुश्तैनी हवेली में सुबह के धुंध में किसी बुत की तरह खड़े थे। ये हवेली सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं था। ये एक जमाने से पुश्तैनी हवेली चलता आ रहा था। हमेशा बड़ा बेटा ही इस हवेली का गद्दी संभालता था। इन लोगों के पास सिर्फ जमीनें या दौलत की ताकत नहीं थी, ये लोग इतना दिमाग भी रखते थे। हजारों लोगों के तकदीर का फैसला खुद ही किया करते थे। सत्यम बड़ा बेटा था। उस हवेली की कुर्सी उसी के हाथ में आनी थी, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत के लिए इस कुर्सी को ठुकरा दिया था। सत्यम एक लड़की के इश्क में पड़ गया था। सत्यम जो हमेशा से नरम दिल और मोहब्बत करने वाला लड़का था। उसके पिता कंजलोचन अपने रुतबे और अहंकार में अपने बेटे को अपने से दूर कर दिया था। सत्यम ने अपने पिता के खिलाफ जाकर ये शादी कर ली थी, जिसकी वजह से सत्यम को ये कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अब सत्यम के बाद निरंजन ही बचा था उसे कुर्सी को संभालने के लिए, और वह अपनी नौकरी में मगन था। निरंजन एक बाजू में सोते हुए 2 बच्चों के साथ उस हवेली में कदम रख चुका था। उसके पिता कंजलोचन अपने कुर्सी पर विराजमान थे। निरंजन के चेहरे पर कोई असर नहीं थे, ना गम ना अफसोस। उसकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी हो रही थी। तुम्हारे भाई ने कहा था वह इस हवेली के चौखट पर कभी कदम नहीं रखेगा, तो वह उसका आखिरी दिन होगा। देखो पिताजी, सत्यम ने सच में अपना कहा पूरा कर दिया है। कंजलोचन की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि निरंजन के अंदर तक कपकपाहट दौड़ गई थी। पापा, सत्यम भाई और कनक भाभी वह नहीं रहे। निरंजन ने हिम्मत करके कहा, मेरे लिए वे दोनों तभी मर गए थे जब सत्यम ने मेरी इज्जत को 2 कौड़ी का करके रख दिया था, वह भी एक औरत की मोहब्बत के लिए। कंजलोचन ने अपनी नज़रें उन दोनों बच्चों पर जमा दिए जो निरंजन के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे, और ये 2 उसी के खून हैं पापा। निरंजन की आवाज़ में पहली बार थोड़ा भारीपन आया था। ये आपके पोते हैं, सत्यम भाई के बच्चे हैं। कंजलोचन अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। निरंजन, ये मेरे बेटे का खून नहीं है, ये उस औरत का गंदा खून है जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। मैं इन बच्चों को कभी नहीं अपनाऊंगा। ये उस बगावत की निशानी है। उनके लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं। निरंजन ने बच्चों को अपने पास किया। पापा, ये मासूम हैं, इन बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं। उनकी गलती ये है कि ये पैदा हुए हैं। कंजलोचन ने फैसला कर लिया था। निरंजन, अब इस हवेली के वारिस तुम हो।
ये हवेली सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन इस हवेली के कुर्सी का एक वसूल है। इस कुर्सी के बगावत करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ये बच्चे उस औरत के गंदे खून हैं जिसने एक बाप को एक बेटे से अलग कर दिया। इस हवेली में इन बच्चों के लिए कोई जगह नहीं। इन दोनों को ले जाओ यहाँ से और शहर के किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। ये सुना था कि निरंजन के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अनाथ आश्रम? पापा, ये मेरे भाई के बच्चे हैं, आपका खून है। निरंजन बुरी तरह से गरजा था। कंजलोचन अब अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए थे। मेरा खून सिर्फ वही है जो मेरी बातों को मानेगा। निरंजन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन बच्चों को चुनो या फिर इस हवेली के मालिक बनो। मेरी दौलत के मालिक बनो और हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी। और अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं अपने छोटे भाई को ये सारा कुछ लिख दूंगा। और अगर मेरा फैसला मानते हो तो इस हवेली के अगले मालिक हो। इन बच्चों को ले जाओ, अनाथ आश्रम फेंक दो। फैसला तुम्हारा है। निरंजन अपने कमरे में आया। बच्चे जो अब तक इस इंतजार में डरे हुए थे उसके बिस्तर पर ढेर हो गए थे। ये यूं ही खड़ा अपने पिता के शब्द पर गौर कर रहा था। एक पुलिस अफसर था, कानून का रखवाला भी था, लेकिन आज वह अपने ही परिवार के बनाए गए कानून के सामने बेबस खड़ा था। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। उसकी मंगेतर चंचल अंदर दाखिल हुई। ये निरंजन के चाचा की दोस्त की बेटी थी। खूबसूरत थी पर घमंडी। वह भी उन्हीं की तरह सोच रखती थी। बड़ी अमीरी में पली बड़ी थी। निरंजन, मैंने सुना है, वह उसके पास आई। उसकी आवाज़ में हमदर्दी से ज़्यादा एक लालच दिखाई दे रहा था। तुम्हारे पापा जो कह रहे हैं वह गलत नहीं है। सत्तम भाई ने जो किया था उसके बाद चंचल ने उस सोते हुए बच्चे को बड़ी नफरत के निगाह से देखा था। निरंजन ने उसके तरफ देखा। चंचल, ये बच्चे अनाथ हो गए हैं तो इसमें इन बच्चों की क्या गलती है? चंचल ने अपने कंधे उचकाए। निरंजन, हमारी शादी होने वाली है। तुम इस हवेली के अगले वारिस बनने वाले हो। मैं एक इंस्पेक्टर की पत्नी बनने जा रही हूँ। किसी आया का काम करने के लिए मैंने तुमसे ये मंगनी नहीं की थी। ये दो बच्चे हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकते। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तुम इनसे छुटकारा ले लो। इन्हें किसी अनाथ आश्रम में ले जाओ। निरंजन अपनी जगह बिल्कुल चुप खड़ा था। निरंजन को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा चीर दिया हो। वह औरत जिससे वह शादी करने वाला था वह इतनी मतलबी कैसे हो सकती थी? चंचल, ये मेरे भाई के आखिरी निशानी है। मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? जैसे तुम्हारे पापा ने सत्तम भाई को छोड़ दिया था वैसे ही। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद किया था, वैसे ही तुम अपना फैसला करो। निरंजन, तुम्हें चुनाव करना ही होगा, या तो तुम्हारा भविष्य या हवेली, या फिर ये दो तुम्हारे भाई के बोझ। अगर तुमने इन बच्चों को चुना तो ये मंगनी मैं ख़त्म कर दूंगी। निरंजन ने एक लंबी नज़र चंचल के खूबसूरत फिगर पर डाली। फिर उसकी नज़र पहचानते फिर उन दोनों बच्चों पर पड़ी। ऋषभ और केशव अपना नन्हा सा हाथ फैलाकर, चाचा जी, मेरे पापा मम्मी कहाँ हैं? उस एक शब्द पर पल भर में निरंजन के अंदर फैसला आ गया था। उसने अपने भाई के लाश को देखा था। उसके बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ सकता था। उसने चंचल की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में उसके पिता की तरह ही उसका फैसला था। वह एक घमंडी और लालची औरत दिखाई दी थी। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर तुम आज़ाद हो जाओ। चंचल का मुंह हैरानी से खुला का खुला ही रह गया। निरंजन, तुम होश में तो हो? तुम इन अनाथ बच्चों के लिए इस हवेली की कुर्सी और मुझ जैसी खूबसूरत हसीन लड़की को ठुकरा रहे हो। तुम बहुत पछताओगे। निरंजन ने उसे सुकून से कहा। सब कुछ इन दो बच्चों पर मैं निछावर करता हूँ। उसने एक पल खराब किए बिना उन दो छोटे बच्चों को सावधानी से अपनी गोद में उठाया, जो जल्दी से उससे चिपट गए। और सोते हुए वो छोटे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वह जिस तरह सरकारी वर्दी में था उसी तरह उन दोनों बच्चों को उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। चंचल बिल्कुल उसे देखती रह गई। जब वो हवेली के चौखट से बाहर चला गया, कंजलोचन वहीं खड़े अपने बेटे निरंजन को जाता हुआ देख रहे थे। उनके आंखों में आग था। दूसरा बेटा भी उनकी दौलत ठुकरा चुका था। कंजलोचन फिर से आग बरसती शब्दों में बोले, अगर आज इस चौखट से बाहर कदम रखा तो याद रखना निरंजन, ये हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएगा। हम सब तुम्हारे लिए मर गए। निरंजन एक पल के लिए रुका। उसने अपने पिता के चेहरे पर एक आखिरी नज़र डाली। आपका फैसला आपको ही बधाई हो। मेरा फैसला मेरे साथ है। वह इंस्पेक्टर हवेली की कुर्सी को ठुकरा चुका था। अपने भाई के अनाथ बच्चों को अपने सीने से लगाए पिता के साए से हमेशा के लिए कदम बाहर निकाल चुका था। उन दो अनाथ बच्चों के लिए निरंजन ने कांटों भरा रास्ता चुन लिया था। उसने अपनी सरकारी गाड़ी का दरवाजा खोला। एक बाजू में सोए हुए दो बच्चे आया बच्चों को सावधानी से पिछली सीट पर लिटा चुकी थी। ड्राइविंग सीट संभालता उसका एक ही ठिकाना था, शहर में उसका सरकारी बंगला, एक ऐसी जगह जो सिर्फ उसकी थी।
उस हवेली के लोगों से बिल्कुल दूर थी। घर पहुंचकर उसने बच्चों को उठाया। घर खाली और चुप्पी में डूबा हुआ था। उसने बच्चों को अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पर सुला दिया। वह खुद सारी रात उनके पास बैठा, उन मासूम चेहरों को देखता रहा। उसका भाई सत्यम, जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था, आज इस दुनिया में नहीं था। वह अपनी मोहब्बत के लिए घर वालों को ठुकरा चुका था, लेकिन वह तो उसका भाई था। अब ये 2 अनाथ बच्चे उसके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह उनकी परवरिश कैसे करेगा। वह बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था। अब वह 2 मासूम सदमे से भरे हुए बच्चों को कैसे संभालेगा। सुबह केशव और ऋषभ की आंख खुली। उसने अजनबी जगह देखकर रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर सभी नौकर उठ खड़े हुए थे। पापा पापा, वे दोनों रो रहे थे। निरंजन ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे डर रहे थे। मैं हूँ बेटा, तुम्हारा चाचा हूँ। ऋषभ ने उसे धक्का दिया। नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो सकते। हमें पापा के पास जाना है। निरंजन का दिल जैसे छलनी छलनी हो गया था। वह घुटनों के साथ जमीन पर बैठता चला गया। उन्हें बहलाता रहा, उन्हें खिलाता रहा। दफ्तर से बराबर कॉल आ रही थी, लेकिन उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। 1 हफ्ता बीत चुका था। बंगले का सारा रूल बिगड़ चुका था। हर तरफ खिलौने बिखरे हुए थे। इंस्पेक्टर निरंजन बच्चों के कपड़े बदलने और उन्हें खिलाने के नाकाम कोशिश में बिजी था। बच्चे अभी रातों को डरकर उठ जाते। वह एक आदमी था, एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन वह माँ नहीं बन सकता था। दूसरी तरफ शहर के पुराने घनाघोर आबादी वाले मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था। माँ, मेरा बैग कहाँ है? आपने फिर मेरा बैग न जाने कहाँ रख दिया। 22 साल की बबली चुलबुली, हद से ज्यादा शरारती लड़की, पूरे घर में तूफान मचाए हुए थी। उसकी माँ सुगंधा देवी, जो रसोई में आटे की हाथ साफ कर रही थी, गुस्से से बाहर निकली। इतनी बड़ी हो गई है, अपना सामान संभाल कर नहीं रख सकती? तुझे तेरा रखा हुआ सामान नहीं मिलता? सुबह से शाम हो जाती है, इस लड़की को अपनी सूझबूझ नहीं रहती। बबली ने अपना मुंह बनाया। मम्मी, आप कितना बोलती हो, जब देखो मुझे ही डांटती रहती हो। आज वैसे भी मेरी सहेली पायल की मेहंदी है। सब सहेलियां वहां आ रही होंगी। मैं क्या फटे पुराने कपड़े पहनकर आऊंगी? सुगंधा देवी ने सर पीट लिया। हे भगवान, ये लड़की कब बड़ी होगी? मेरे सर पर जवान बैठी है और इसे सहेलियों की मेहंदी की पड़ी है। कोई रिश्ता आता है तो तेरी यही हरकतें देखकर भाग जाता है। बबनी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तो भाग जाने दो, मुझे कौन सा मरना है शादी करके? वैसे भी जो आएगा दहेज में आपकी ये रोज की डांट ही ले जाएगा। आपके पास देने के लिए दहेज कहाँ है? ये सुना था कि सुगंधा का पारा हाई हुआ था। जुबान देखो इसकी कैसी कैंची की तरह चलती है। अरे हम गरीब हैं, दहेज कहाँ से लाएंगे? तेरे पिता की तनख्वाह तो महीने का राशन भी पूरा नहीं होता, और तू इकलौती है, तेरे 4 बहनें हैं। बबली अपनी माँ के गुस्से से डर रही थी। वह जल्दी ही चुप हो गई। अच्छा ना माँ, अब सॉरी, गुस्सा छोड़ दो और जल्दी से मेरा बैग ढूंढो, वरना लड़कियां मेरा हुलिया बना देंगी। वह गुस्से से कहती हुई दोबारा कमरे में भाग गई। सुगंधा देवी ने ठंडी आ भरी। इस लड़की का भविष्य क्या होगा, ये सोचकर उन्हें बहुत डर लग रहा था। निरंजन अपने दोस्त सिपाही के साथ अपने आंगन में बैठा था। सिपाही उनकी हालत देखकर परेशान था। निरंजन, कब तक छुट्टी लेकर यूं ही बैठे रहोगे? तुम्हारे बगैर डिपार्टमेंट अधूरा है, और ये तुमने क्या हालत बना रखी है? निरंजन ने थकी हुई नज़रों से अपने सिपाही दोस्त को देखा था। मैं वापस नहीं आ सकता, कम से कम अभी तो नहीं। तुम देख रहे हो ना इन बच्चों को, वो डरे हुए हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। सिपाही दोस्त ने बच्चों को देखा जो आंगन के एक कोने में चुप से मिट्टी से खेल रहे थे। निरंजन, तुम एक बाप बन सकते हो, माँ नहीं। उन्हें अभी एक माँ की ज़रूरत है, एक माँ की जो उन्हें संभाल सके। निरंजन गुस्से में हंसा। कौन करेगा मुझसे शादी? एक ऐसा आदमी जिसने अपने परिवार, अपनी दौलत, सब कुछ ठुकरा दी हो। और कौन पालेगा मेरे भाई के बच्चों को? सिपाही दोस्त की माँ, जो उनके लिए चाय लेकर आई थी, ये बात सुन रही थी। वह एक समझदार औरत थी। उन्होंने निरंजन के सर पर हाथ रखा। बेटा, दुनिया में अच्छे लोग भी खत्म नहीं हुए। मेरी नज़र में एक परिवार है, गरीब है लेकिन इज्जतदार है। उनकी एक बेटी है जो बबली नाम है। उम्र की थोड़ी कच्ची है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी लड़की है। वे लोग दहेज नहीं दे सकते, इसलिए उसकी शादी रुकी हुई है। निरंजन ने जल्दी सर उठाया। आंटी, आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन गरीब है, और कई बहनें हैं। वे लोग शरीफ है और उन्हें सिर्फ एक अच्छे घर और एक अच्छे लड़के की तलाश है जो उनकी बेटी को इज्जत से रख सके। तुम्हारे पास सब कुछ है, इज्जत है, रुतबा है। तुम्हें इन बच्चों के लिए एक माँ चाहिए। ये रिश्ता दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। अगले ही दिन सिपाही पंकज की माँ सुगंधा देवी के घर बैठी थी। सुगंधा देवी तो जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उस इंस्पेक्टर का रिश्ता बबली के लिए आया है। आप मजाक तो नहीं कर रही बहन?
पंकज की माँ ने बड़ी गंभीरता से कहा, मजाक क्यों करूंगी, लड़का तो बहुत ही काबिल है, बस भगवान की मर्जी आगे किसी की नहीं चलती। उसके सर से भाई का साया उठ गया है, अब उनके बच्चों की जिम्मेदारी उस पर है। उसे बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके घर को और उन बच्चों को अपना ले। सुगंधा देवी ने जल्दी हाँ भर ली। हमें स्वीकार है, हमें इससे अच्छा और क्या चाहिए। बिना दहेज के हमारी बेटी इंस्पेक्टर के घर ब्याही जा रही है। बबली जो दरवाजे के पीछे ये सब सुन रही थी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर, पुलिस अफसर, उसके सपनों का राजकुमार तो किसी फिल्म के हीरो जैसा था, ये तो असली हीरो निकला। ये भूल गई कि वह 2 बच्चों का पिता भी है। उसके दिमाग में सिर्फ एक अमीर और पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में एक तस्वीर छपी थी। 3 दिन के बाद साधारण तरीके से शादी हो गई, न बैंड बाजा, न बारात, न कोई फंक्शन। पंडित जी ने साधारण तरीके से कन्यादान करवा दिया। कुछ रस्मों के साथ उसे विदा कर दिया गया। निरंजन ने कानूनी तरीके से भी बबली से शादी कर ली थी। विदाई के साथ सुगंधा देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, भगवान का धन्यवाद करना मत भूलना, अब वही तेरा घर है। निरंजन के चेहरे को देखकर वे थोड़ा घबरा गई, लेकिन उन्होंने खुद को तसल्ली दी। बबली जब गाड़ी में बैठकर सरकारी बंगले पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से फैली थी। घर बहुत बड़ा और शानदार था। निरंजन उसे अंदर ले आया तो बच्चे सब सो चुके थे। घर में मौत का सन्नाटा था। निरंजन उसे एक कमरे के सामने ले जाकर रोका था। यह आपका कमरा है। बबली ने हैरानी से उसे देखा। हमारा नहीं? निरंजन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें किसी भी मोहब्बत से परहेज कर रहा था। मेरा कमरा बच्चों के साथ है। उसने बड़ी हैरानी से पूछा था। उन्हें मेरी आदत है, आप आराम करें। ये कहकर वो मुड़ गया। वह अपने कमरे में चला गया। बबली बिल्कुल सुन्न हालत में खड़ी रह गई। ये कैसी शादी थी, न सुहाग रात, न फूल, न पति का साथ। उसने जल्दी अपनी माँ को फ़ोन मिलाया, रोते हुए सब बता दिया। माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई मेरा स्वागत हुआ, ना ही यहाँ कोई सजावट है। उन्होंने मुझे एक अलग कमरे में भेज दिया है। सुगंधा देवी ने दांत पीसते हुए कहा, पागल लड़की, फ़ोन बंद कर और भगवान का धन्यवाद कर। इज्जत से विदा हो गई है। अब पति का दिल जीतना तेरा खुद का काम है। फ़ोन बंद कर और जाकर सो जा। बबली ने आंसू पोंछे, लेकिन दिल पर एक खाली सा बोझ पड़ गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो घर में चुप्पी थी। वो बाहर निकली तो निरंजन वर्दी पहने तैयार खड़ा था। केशव और ऋषभ साफ सुथरे कपड़ों में उसके पास खड़े थे। बबली को देखकर वे दोनों उसके पीछे छुप गए। निरंजन ने एकदम साफ शब्दों में कहा, मैं उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ और नाश्ता कर चुके हैं। आपके लिए फ्रिज में सब कुछ रखा हुआ है। निरंजन के जाने के बाद उसने पूरा घर देखा। घर बहुत ही खूबसूरत था। उसने सारा दिन लगाकर उस घर को सजाने में बिताया। किचन साफ किया और शाम के लिए खूबसूरत सा नाश्ता बनाया। वह सोच रही थी कि निरंजन आएगा तो खुश होगा। जब वो शाम को वापस आया तो बच्चे उसके साथ थे। बबली उनके तरफ मुस्कुराकर बड़ी थी। आओ बेटा ऋषभ, केशव, मैं आपकी बबली माँ हूँ। बच्चे सहम कर थोड़ा पीछे हटे। निरंजन की टांगों से और ज़्यादा चिपक गए। बबली को ये बहुत बुरा लगा था। उसने बच्चों का दिल जीतने का फैसला किया। वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और आंखें घुमा घुमा कर बोली, देखो, मैं एक भूत हूँ। बच्चे हैरानी से उसे देखने लगे। बबली ने फिर एक और तरीका अपनाया। जानवरों की आवाज़ निकालनी शुरू की। वह खुद भी उनके साथ कालीन पर लोटपोट करने लगी। केशव और ऋषभ, जो बहुत दिनों से हंसना भूल गए थे, उसकी छोटी सी हरकतों पर हंसी निकली थी। केशव भी मुस्कुराने लगा। बबली खुश हो गई कि उसका जादू काम कर गया। वह उन्हें गुदगुदी करने लगी। तीनों का एक जोरदार ठहाका गूंजा था। तभी निरंजन की भारी आवाज़ ने उस ठहाके को वहीं जमा दिया। बबली ने डरकर उसके तरफ देखा। वह दरवाजे पर खड़ा उसे पथरीली निगाहों से घूर रहा था। उसके चेहरे पर खुशी का साया तक नहीं था। मुझे उन बच्चों की परवरिश के लिए एक समझदार माँ की ज़रूरत है, कोई तीसरा बच्चा नहीं। निरंजन के ये शब्द बबली के ठहाकों को हलक में ही तोड़ दिए थे। केशव और ऋषभ, जो अपने चाचा के इस बदलते हुए व्यवहार से डर गए थे, जल्दी चुप होकर उसकी टांगों के पीछे छुप गए। बबली, जिसका दिल अभी अभी उन बच्चों की हंसी से खिलखिलाया था, एकदम बुझ सा गया था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वह झटके से उठ खड़ी हुई। उसके गाल कपकपा रहे थे। मैं तो बस उन्हें हंसा रही थी, वे उदास थे इसलिए। निरंजन ने उसके तरफ देखे बिना गंभीर शब्दों में कहा, उनकी खुशी से ज़्यादा जरूरी उनकी अच्छी परवरिश की तरफ ध्यान देना होगा। ये कहकर मुड़ गया, अपने कमरे में चला गया। बबली ने मुट्ठियां भींच कर कहा, खुद तो चलता फिरता बर्फ का गोला है, इन मासूम को भी वैसा ही बनाना चाहता है। वह बड़बड़ाते आंखों में आई हुई आंसू को गुस्से से रगड़ दिया। दिन बीतने लगे। बंगले की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ निरंजन का एक अलग ही वसूल था। हर चीज़ तरीके से करना, सावधानी से करना,
सारे घर के नौकर उसके वसूलों पर चलते थे। इधर उन सबको तहस नहस करने के लिए बबली इस सारे वसूलों की धज्जियां उड़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। वह खुद तो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती थी, लेकिन नौकरानी को घनचक्कर बना देती थी। एक दोपहर निरंजन किसी जरूरी काम के लिए अचानक घर आया। आंगन में पूरी चुप्पी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बच्चों के दोपहर का खाने का वक्त था, लेकिन उसके बजाय आंगन ठहाकों और शरारतों से गूंज रहा था। वह गुस्से से उसके तरफ बढ़ा। आंगन में बबली ने पौधों को पानी देने वाला पाइप पकड़ा हुआ था। वह बच्चों की आया पर पाइप से पानी फेंक रही थी, जो बेचारी दुपट्टे से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बच्चे तालियां बजा रहे थे और खुद भी पानी में भीग रहे थे। बबली, ये क्या बचपना है? उसकी गरजती आवाज़ पर तीनों एकदम चुप हुए थे। बबली ने पाइप का मुंह उसकी तरफ करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप भी आ गए। गर्मी बहुत है, आप भी थोड़े से ठंडे पानी से नहा लो। इससे पहले कि निरंजन कुछ कहता, बबली ने पानी की धार उसके तरफ मोड़ दी थी। निरंजन, जो अपनी इस्त्री की हुई वर्दी में खड़ा था, एक पल में भीग गया था। केशव और ऋषभ ने ये देखा तो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। निरंजन ने गुस्से से आंखें बंद कर ली। उसने आगे बढ़कर बबली के हाथ से पाइप छीना था। आपका दिमाग ठीक है ना? बबली ने हंसी दबाते हुए कहा, मेरा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा। निरंजन उसे घूर रहा था। पानी उसके बालों से टपक रहा था, उसके चेहरे पर आ रहा था। उसने गुस्से से आया को कह दिया, बच्चों को अंदर ले जाओ। अब उस किस्से के बाद निरंजन ने उससे बात करना कम कर दिया था, लेकिन बबली उसकी चुप्पी की परवाह कब करती थी? अभी घर में अपनी मर्जी चलाती फिरती थी। फिलहाल उस नोक झोंक के बीच निरंजन खुद को उसकी तरफ खिंचता हुआ महसूस होने लगा था। वह जितनी लापरवाह लड़की थी, बच्चों के लिए उसकी मोहब्बत उतनी ही गहरी हो रही थी। एक रात किचन में पानी पीने आया तो देखा कुक से छुपकर फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल रही थी। अच्छा, तो चोरी हो रही है। उसकी आवाज़ पर बबली उछल पड़ी थी। आइसक्रीम का डिब्बा उसके हाथ से गिरते गिरते बचा था। वो मैं बच्चों के लिए ले जा रही थी। निरंजन ने एक आईब्रो ऊपर कर उसे देखा था। बच्चों के लिए या अपने लिए? बबली ने मुंह बनाया, हाँ, अपने लिए भी। आपको कोई समस्या है? बबली बच्चे की तरह बोली। निरंजन मुस्कुराया, नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक पल को नरमी आई थी। वह उसके पास आया, इतना करीब कि बबली की धड़कनें तेज हो गई। उसने झुककर उसके गाल के पास से आइसक्रीम का छोटा सा दाग अपनी उंगली से साफ की। रात को आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है मैडम जी। उसकी आवाज़ थोड़ी धीरे हुई। बबली के पूरे बदन में एक सनसनी दौड़ गई। वह एकदम पीछे हटी, आइसक्रीम का डब्बा लिए करीब भागती हुई वहां से निकल आई। निरंजन वहीं खड़ा उसकी घबराई हुई पीठ को देखता रहा, लेकिन दिन की रोशनी में वो वापस इस गंभीर पोजीशन में वापस आया था। उसका ज़्यादातर वक्त दफ्तर में ही बीतने लगा था। वह अपने भाई के एक्सीडेंट की फाइल दोबारा खुलवा चुका था। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। ये एक हादसा था। वह रात के अपने स्टडी रूम में बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे बस उस ट्रक ड्राइवर का पता चाहिए। वो ट्रक ड्राइवर कहाँ गायब हो गया? उसे ढूंढो। मुझे उस रात की सारी कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, खास तौर से कंजलोचन हवेली से आने वाले जितने फ़ोन कॉल हैं उसका मुझे सबका रिकॉर्ड चाहिए। उसकी शक की सुई अपने पिता पर उठ रही थी। एक दिन बबली बच्चों और आया के साथ शॉपिंग मॉल में गई हुई थी। वह बच्चों के लिए कपड़े देख रही थी। उसकी नज़रें निरंजन पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत और मॉडर्न नज़र आने वाली लड़की के साथ खड़ा था। ये वही थी चंचल। बबली ने उसे जल्दी पहचान लिया। उसकी तस्वीर उसने निरंजन के कमरे की एक पुरानी एल्बम में देखी थी। वह उन दोनों को देखकर वहीं रुक गई। चंचल का एक हाथ निरंजन के बाजू में चिपका हुआ था। बबली का दिल डूब सा गया था। वह चुपकर उनकी बातें सुनने लगी। निरंजन, तुम सच में अब उस जिंदगी से खुश हो? चंचल की आवाज़ में गुस्सा था। मुझे छोड़कर तुमने उन बच्चों को चुना, और मैंने तो सुना है कि उनकी परवरिश के लिए किसी आया से शादी भी कर ली है। निरंजन का चेहरा गुस्से में भर गया था। चंचल, अपनी जुबान को लगाम दो। वो मेरी पत्नी है। पत्नी? चंचल ने एक जहर वाला ठहाका लगाया था। प्लीज निरंजन, हम दोनों जानते हैं तुमने उससे शादी क्यों की है। तुमने उसे उन बच्चों की देखभाल के लिए रखा हुआ है, उसे ज़्यादा कुछ नहीं। बबली को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म पानी डाला हो। वो बच्चों को लेकर सीधा घर आ गई। उसका दिल दिमाग सब कुछ सुन हो रहा था। जब निरंजन रात को घर आया तो घर में एक तूफान का मंजर था। बबली उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह औरत कौन थी? निरंजन, जो उस सवाल के लिए तैयार नहीं था, एकदम चौकन्ना हुआ था। वही औरत, आपकी मंगेतर, जिसे आप आज मॉल में मिल रहे थे। निरंजन को गुस्सा आ गया। तुम मेरा पीछा कर रही थी? मैं पीछा नहीं कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने कहा ना,
कि मैं एक आया हूँ, एक नौकरानी हूँ जो पैसों के लिए आपके साथ रह रही हूँ। हाँ, सच कहा ना उसने। निरंजन का सब्र अब जवाब दे गया था। उस पर केस का दबाव, चंचल की इस तरह की फालतू बातें, अब ये घरेलू चिक चिक, वह उसे गुस्से से फट पड़ा। हाँ तो और क्या कहूँ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम कौन सा मोहब्बत में शादी करके आई हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेरे सर पर डाल दिया है, अपने सर का बोझ उतारा था। तुम पैसों के लिए यहाँ आई हो तो इसी तरह रहो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम बस बच्चों की परवरिश करो, कोई ज़रूरत नहीं मुझसे सवाल जवाब करने का, तुम्हें कोई हक नहीं। ये शब्द एक खंजर की तरह लगे थे। वह गुस्से की हालत में उसे देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। आज से पहले अपनी बेकदरी का, अपनी बेबसी का, अपने बेमन रिश्ते का उसे एहसास हुआ था। वह कितनी ही देर उस खाली डाइनिंग रूम में मेज पर सर रखे बेआवाज रोती रही। उसके आंसू, उसके चुलबुलेपन, वह एक मंजर उसके सारे सपनों को बहाकर ले गया था। वह पैसों के लिए नहीं आई थी, वह एक बोझ समझकर उतारी गई थी। लेकिन उस आदमी ने उसके पति होने की कीमत लगा दी थी। वह एक आया थी, वह नौकरानी थी। बस उस रात उसने फैसला कर लिया था, अगर वह यही चाहते हैं तो ठीक है। अगली सुबह जब निरंजन नाश्ते की मेज पर आया तो वह हैरान रह गया। घर में एक अजीब तरह की चुप्पी हर तरफ छाई हुई थी। कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था, कोई ठहाका नहीं गूंज रहा था। ऋषभ और केशव बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में चुप से अपनी अपनी चेयर पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। बबली, जो खुद बच्चों की तरह नाश्ते पर नखरे करती थी, आज एक गंभीरता सजाए आया को समझा रही थी, केशव का दूध खत्म करवाओ और ऋषभ के कपड़ों पर ध्यान रखो, दाग न लग जाए। उसने निरंजन के तरफ देखे बिना उसके आगे नाश्ते की प्लेट रखी। उसकी आवाज़ बिल्कुल उदास और सर्द था। निरंजन ने कुछ कहने की कोशिश की। बबली, कल रात जो मैंने कहा था। बबली ने उसकी बात काट दी। आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, नौकरानी को आपकी गाड़ी साफ करने को कह दिया है। उसके शब्द में ना कोई जज्बात थे, ना कोई शिकायत। निरंजन ने उसे देखा, वह कल वाली लड़की नहीं थी। उसका चुलबुलापन, उसकी आंखों की शरारत, सब कुछ जैसे उस एक रात में ही मर गया हो। निरंजन ने कंधे उचकाए। चलो अच्छा ही हुआ, अब ये एक जिम्मेदार माँ की तरह बर्ताव तो करेगी ना, कम से कम घर में सुकून तो होगा ना। लेकिन ये सुकून, एक चुप्पी जल्दी ही निरंजन के दिमाग पर सवार होने लगी थी। वह शाम को घर आता तो घर उसे काट खाने को दौड़ता था। बच्चे अब आंगन में पानी से नहीं खेलते थे, वे अपने कमरे में बबली के पास बैठे चुप से तस्वीरों में रंग भर रहे होते। बबली ने खुद को पूरी तरह उन बच्चों के लिए कैद कर लिया था। वह उनको वक्त पर खाना खिलाती, उनको नहलाती, उनके साथ खेलती, लेकिन अब उसके खेल में भी एक गंभीरतापन आ गई थी। बच्चे, जिन्हें पहले उसकी शरारत अच्छी लगती थी, अब वो उसकी ममता के साए में पलने लगे थे। केशव अब निरंजन की गोद के बजाय रात को बबली के पास ही सोता था। ऋषभ भी, जो पहले अपने चाचा से डरता था, अब हर बात पर मम्मा मम्मा कहता रहता था, उसके आंचल से लिपटा रहता था। बबली ने उन दो अनाथ बच्चों को एक माँ की जगह दे दी थी, जिसकी निरंजन को इच्छा थी। लेकिन इस व्यवहार पर उसने खुद को निरंजन से पूरी तरह अलग कर लिया था। वह उसके कपड़े इस्त्री करती, उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन उससे नजरें नहीं मिलाती थी। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना तो दूर की बात थी, वह इस घर में मौजूद थी, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए। एक रात निरंजन केस के फाइलों से थक हार कर देर से घर आया था। उसने सोचा बच्चे सो गए होंगे। वह सीधा उनके कमरे में गया। दरवाज़ा खोला तो वह मंजर देखकर वहीं ठिठक कर रह गया था। लैंप की हल्की मध्यम रोशनी में बबली बच्चों के बेड के पास ही कालीन पर बैठी सो गई थी। उसका सर बेड के किनारे से टिका हुआ था। केशव उसकी गोद में था और ऋषभ भी अपना सर उसके कंधे पर रखकर सो रहा था। बबली का चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। उसकी खुली जुल्फें उसके बालों पर बिखरी हुई थी। निरंजन वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसने देखा कि बबली ने बच्चों को तो कंबल उड़ा दिया था, लेकिन खुद वह बस वैसे ही बैठी थी। निरंजन धीरे से आगे बढ़ा। उसका दिल एक अनजाने एहसास से धड़का था। उसने बबली के चेहरे से उसके बालों का लट हटाने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन फिर खुद को रोक लिया था। उसने बेकाबू होते केशव और ऋषभ के माथे को चूमा था और फिर उसकी नज़रें बबली के होठों पर ठहर गई। एक पल के लिए उसके अंदर का मर्द जागा था। उसने बेकाबू उसे कंबल उड़ा दिया और बबली, बच्चे, तीनों को अच्छी तरह से कंबल उड़ा दिया था। उसका हाथ बबली के गालों को छूने ही वाला था कि वह कसमसाई थी। निरंजन जल्दी पीछे हट गया, चुप से कमरे से बाहर निकल गया। उसका दिल बेकाबू धड़क रहा था। उसे वह चुप्पी और गंभीरता औरत नहीं, वह पानी फेंकने वाली और चहकने वाली, उससे लड़ने वाली, शरारत करने वाली,
पुरानी बबली चाहिए थी। अगले दिन उसने पहल करने की ठान ली थी। वह दफ्तर से जल्दी आ गया। बबली किचन में खाना बनाने वाले कुक को रात के खाने की फरमाइश कर रही थी। निरंजन किचन काउंटर पर टेक लगाकर खड़ा हो गया था। आज खाना बहुत अच्छा बना था। बबली ने उसे मुड़कर नहीं देखा और कहा, धन्यवाद, मैं खाना बनाने वाले को बता दूंगी। निरंजन ने फिर हिम्मत की। मैं ये कह रहा था कि बबली ने नल बंद किया। उसके तरफ मुड़ी। उसकी आंखें खाली थी। मुझे बच्चों को सुलाना है और केशव के लिए कल के लिए कपड़े निकालने हैं। आपको कुछ और चाहिए? निरंजन के पास कहने को कुछ नहीं था। वह उसके इग्नोर करने पर बिल्कुल तिलमिलाकर रह गया था। बबली जो जल्दी से मुड़ गई थी, जैसे उसके साथ एक पल भी खड़े रहना उसको मुश्किल लग रहा था। निरंजन ने गुस्से से काउंटर पर हाथ मारा। आखिर वह चाहती क्या है? मैंने उसे वही दिया जो वह चाहती थी, इस घर की मालकिन, बच्चों की माँ। लेकिन सच ये था कि निरंजन अब उस जिम्मेदार औरत को नहीं, उस चुलबुली लड़की को मिस कर रहा था, जिसे उसने खुद अपने तानों से चुप करवा चुका था। वह घर में सुकून चाहता था। बबली ने उसे वह सुकून दिया था जो एक शमशान वाले सुकून से कम नहीं था। इंस्पेक्टर निरंजन का एक नया मिशन शुरू हुआ था, अपनी पत्नी की चुप्पी तोड़ना। उसी शरारती बबली को वापस लाने के लिए बेचैन सा हो रहा था, जिसकी आंखें हर वक्त उसे उलझने को तैयार रहती थी। उसने पहल करने के लिए ऐसे तरीके सोचे जो शायद उसके पुलिस वाले दिमाग में नए थे। एक सुबह जब बबली बच्चों के कमरे से निकलकर कॉरिडोर में मुड़ी, निरंजन को वही इत्तेफाक से उस इरादे से खड़ा था कि वह उससे गलती से टकरा जाएगा। लेकिन बबली, जो अब उससे पूरी तरह लापरवाह हो चुकी थी, एक पल के लिए रुकी, उसे जाने का रास्ता दिया और बिना एक नज़र डाले ठंडी निगाहों से आगे बढ़ गई। निरंजन का बनाया हुआ सारा प्लान धरा का धरा रह गया था। वह खुद हवा में हाथ हिलाता अजीब से पोजीशन में खड़ा रह गया। अगली कोशिश ज़्यादा महंगी थी। उस शाम दफ्तर से वापसी पर उसके लिए एक गिफ्ट का डिब्बा नाजुक से हीरे की अंगूठी लाया था। वह आंगन में आई तो उसने डब्बा उसके तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है। बबली ने एक पल के लिए उस डिब्बे को देखा, फिर निरंजन के चेहरे को। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं आई। उसने डब्बे ले ली और उसे धन्यवाद कहा और उसे खोले बिना ही साइड टेबल पर रख दिया। फिर उसकी नज़र उन खिलौनों पर पड़ी, वह जो बच्चों के लिए लाया था। वह मुस्कुराई। एक मध्यम सी मुस्कुराहट थी जो सिर्फ बच्चों के लिए ही थी। केशव और ऋषभ, देखो तुम्हारे पापा आपके लिए क्या लाए हैं। वह बच्चों के साथ जमीन पर बैठ गई और निरंजन अपनी लाई हुई अंगूठी को पूरी तरह नज़रअंदाज होता देखकर रह गया। उसका दिल चाहा कि वो कहे कि वह अंगूठी बच्चों के लिए नहीं, उसके लिए लाया है, लेकिन असल तूफान तो अभी बाकी था। दोपहर दरवाजे पर घंटी बजी। नौकरानी के बताने से पहले ही घमंडी चंचल जहर में डूबी हुई सीधा आंगन में दाखिल हो गई। बबली बच्चों को कहानियां सुना रही थी। चंचल ने उसे सर से पैर तक देखा। आज बबली ने एक सादा सा मगर खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसा ठहराव था जो चंचल को काट खाने के लिए काफ़ी था। वह मासूम सी उम्र की बबली बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसमें कोई शक नहीं था, और यही बात चंचल को चुभ सी गई थी। अच्छा, तो तुम ही हो बबली। वह उधर आई तो बबली ने किताब बंद कर दी, आराम से उठी। उसकी आवाज़ में न घबराहट थी न गुस्सा। मैं ही हूँ बबली, निरंजन की पत्नी, उसके घर की मालकिन। और आप चंचल? जी हाँ, मैं चंचल हूँ। सही पहचाना तुमने। हाँ, जो इस घर की मालकिन बनने वाली थी। निरंजन की मंगेतर। बबली ने बड़ी नरमी से अपना सर हिलाया। ओह, आप उनकी मंगेतर रह चुकी हैं। काफ़ी ये चाय लोगी। ये व्यवहार चंचल के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। वह निरंजन के घर उसकी होने वाली हवेली पर ये मामूली लड़की मालकिन बनकर बैठी थी। उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। उसने देखा कि बच्चे अब बबली के पास आकर उससे चिपक गए थे। ये मंजर देखकर चंचल के तन बदन में आग लग गई थी। वह बबली के करीब आई। अब उसकी आवाज़ पल भर में बदल गई थी। बबली, मैं तुम्हें बता दूँ, ज़्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत करो। निरंजन तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता है। तुम उसकी मजबूरी हो, मोहब्बत नहीं। बबली चुप खड़ी उसे देखती रह गई। चंचल ने जब देखा कि उसकी बातों का असर नहीं हो रहा तो उसने अपना आखिरी सबसे जहर वाला तीर फेंका था। तुम क्या समझती हो तुम्हारे साथ रहेगा, जिसे न बोलने का ढंग है, न कपड़े पहनने का ढंग है, न तुम्हारी औकात है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारा पति मुझसे आज भी मिलता है। उसने मुझसे वादा किया है। वह बस इन बच्चों का थोड़ा बड़े होने का इंतजार कर रहा है। बबली की आंखें एक पल को छोटी हुई थी। क्या मतलब? मतलब ये बेवकूफ़ लड़की कि निरंजन जल्दी ही तुम्हें डिवोर्स देगा और वो मुझसे जल्दी ही शादी करने वाला है। उसने मुझसे कहा है कि वह तुम्हें तुम्हारी कीमत से ज़्यादा ही दे देगा और तुम्हें इस घर से चलता करेगा।
आखिर तुमने उसके 2 अनाथ भतीजों को संभाला है। अब बबली को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। डिवोर्स, कीमत, ये वही सब थे जो निरंजन ने गुस्से में कहे थे। उसके दिमाग ने जल्दी ही विश्वास कर लिया। उसका चेहरा पीला सा पड़ गया। चंचल उसके चेहरे पर आए रंग देखकर बड़ी खुशी में मुस्कुराई थी। तो ठीक है, खुद ही रास्ते से हट जाओ, इससे पहले कि तुम्हें धमकी देकर निकाला जाए, ये कहकर वो मुड़कर चली गई। उसी शाम जब निरंजन घर आया तो उसके हाथ में बबली का पसंदीदा आइसक्रीम था। वह चंचल की इस हरकत से बेखबर था और आज वह किसी भी कीमत पर बबली को मनाकर उसे बात करके मामले को सेट करना चाहता था। घर में एक अजीब मौत का सन्नाटा था। बच्चे शायद सो चुके थे। वह सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा था जहाँ बबली थी। बबली, देखो मैं क्या लाया हूँ। उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे। बबली कमरे के बीच में खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में आज वो पुरानी वाली आग और गुस्सा लौट आया था। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बच्चे ठीक हैं? बबली ने एक जहर वाली ठहाकों से हंसी। बच्चे, हमेशा बच्चे। उन बच्चों के अलावा आपको कुछ नजर आता है? यह शायद अब आपको सिर्फ अपनी होने वाली पत्नी नजर आ रही है। निरंजन, जो उसके आंसुओं से परेशान हो गया था, अब उसके इस तरह कहने से उलझ गया था। क्या बकवास कर रही हो बबली? कौन सी होने वाली पत्नी? बबली ने चीख कर कहा, वही जिसे आप आज भी मिलते आए हो, वही जो मुझे मेरी औकात बताकर गई है। आपकी मंगेतर। वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों झूठ बोला मुझसे? वह चीखती रही। निरंजन ने उसे बाजुओं से पकड़कर हिलाया था। बबली, होश में आओ, क्या हो गया है? बबली ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। उसने सच कहा कि आप मुझे डिवोर्स देने वाले हैं। वह हिचकियों के बीच बोल पड़ी थी। आप उससे शादी करने वाले हैं? कब कब दे रहे हैं मुझे डिवोर्स, बता दीजिए, ताकि मैं अपनी कीमत, अपनी तनख्वाह, जो भी आप कहते हैं वह लेकर यहाँ से दफा हो जाऊं। निरंजन इस इल्जाम पर, उसके जहर भरे सवाल पर बिल्कुल परेशान हो गया था। डिवोर्स, उसका हाथ, वह जिस हाथ में उसने आइसक्रीम ले रखा था, वो हवा में ही रह गया। तुम क्या कह रही हो? कैसा डिवोर्स? बबली ने एक जहर वाला आंसू भरकर ठहाका लगाया। वाह, क्या कलाकारी है! आपको पता ही नहीं है। मैं अभी बताती हूँ। वही डिवोर्स जो आप मुझे देकर अपनी उस अमीर जादी चंचल से शादी करने वाले हैं। वही डिवोर्स जिसके बाद आप मुझे मेरी कीमत देकर निकालने वाले हैं। निरंजन का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। उसने आइसक्रीम का कप एक तरफ फेंका और आगे बढ़कर बबली को दोनों बाजुओं से जोर से पकड़ लिया। होश में हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? वह यहाँ आई थी, उसने तुमसे ये सब कहा? बबली उसके पकड़ में तड़पी थी। छोड़िए मुझे। हाँ, वो यहाँ आई थी और वह सच ही कहकर गई है। आपका यही मंसूबा है ना? आप मुझसे नफरत करते हैं ना? आपने मुझे कभी वो अधिकार नहीं दिया जो एक पत्नी की होती है। निरंजन ने उसे बड़ी जोर से हिलाकर चुप करवाया। चुप हो जाओ, एकदम चुप। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो बबली ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह डरकर चुप हो गई। निरंजन की आवाज़ अब गुस्से से ज़्यादा एक गहरी जख्म और परेशानी में डूब गई थी। तो तुमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया? तुम मुझे इतना गिरा हुआ, इतना घटिया आदमी समझ रही हो? मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर किसी और से शादी का मंसूबा बनाया है? बबली ने हिम्मत करके नजरें उठाई। तो और क्या समझूं? आपने मुझे कभी अपनी पत्नी ही नहीं समझा और पत्नी कहा ही नहीं। उसके शब्द अब चीखों से टूटते हुए शिकायतों में बदल गई। मेरी कोई सुहाग रात नहीं हुई, मेरी कोई मुंह दिखाई नहीं हुई। आपने मुझे पहले दिन ही अलग कमरा दे दिया था। आप मुझसे ऐसी बात करते हैं जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैं तो सिर्फ इन बच्चों की आया हूँ, एक नौकरानी जिसे आपने पैसों से खरीदा है, जैसा कि आपने खुद कहा था। और फिर उसने वो बात कह डाली जो उसके दिल पर सबसे बड़ा बोझ था। उसकी आवाज़ अब एक जख्मी शेरनी की तरह बदल गई थी। अगर आपने मुझे वाकई अपनी पत्नी माना होता, तो अगर मेरे लिए आपके दिल में जरा सी भी जगह होती, तो क्या आप आज तक मुझसे अधिकार ना लेते? क्या आप मुझे अपना अधिकार ना देते? ये आखिरी शब्द था। ये मासूमियत से भरा शब्द था, मगर गहरी शिकायत कर गई थी जो निरंजन के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगे थे। उसका सारा गुस्सा पल भर में पिघल गया था। उसकी पकड़ बबली के बाजुओं पर नरम पड़ गई थी। वह उसकी आंखों में झांक रहा था, जो शिकायत और एक चुपती हुई चाहत थी। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि बबली की चुप्पी नफरत नहीं, नज़रअंदाज किए जाने का दुख था। उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। तुम ये चाहती हो बबली, मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊं? बस इतनी छोटी सी बात है। अब उसके सवाल पर बबली ने तड़प कर नजरें चुरा ली। मैं कुछ नहीं चाहती, छोड़िए मुझे आप।
लेकिन निरंजन ने उसे नहीं छोड़ा। उसने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और अपने सीने में चिपका लिया। उसे अपने बाजुओं में जोर से कैद कर लिया। बबली का चेहरा उसके चौड़े सीने में टकरा कर रह गया। नहीं, उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही दम तोड़ गई। निरंजन का एक हाथ उसके सर के पीछे, दूसरा उसके कमर पर उसे मजबूती से थामे हुए था। उसकी सांसें बबली के चेहरे को झुलसा रही थी। उसकी आवाज़ अब और ज़्यादा गहराई थी। तुम जानती हो मैंने खुद को कितना रोका। तुम जानती हो तुम्हारी ये चुप्पी, तुम्हारा ये मुझे नज़रअंदाज करना मुझ पर क्या क़यामत लाया था। मैं उस चंचल से नहीं मिला, वो ज़बरदस्ती मेरे सामने आई थी। मैं तुम्हें डिवोर्स देने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुमने आज जो कहा वह कभी सुनना नहीं चाहता था। उससे पहले कि बबली कोई जवाब देती, निरंजन ने अपने होठों को उसके हिलते होठों पर रख दिए। ये एक किस था, एक मोहब्बत का भरोसा था। वह सारे दिनों का इग्नोर करने का जवाब था जो उसने उस लड़की के नज़रअंदाज करने पर बताए थे। उसके हाथ जो अब तक निरंजन के सीने पर उसे धकेलने की नाकाम कोशिश में लगे हुए थे, एकदम सुन्न हो गए। निरंजन का इतना गहरा चूमना था, बबली अपने होठों को हिला भी नहीं पा रही थी। वह इतनी जोर से उसके होठों पर बरसा था, बबली का सांस लेना मुश्किल हो गया था। बबली को लगा जैसे उसका जिस्म पिघल रहा था। जब उसे लगा कि वह अब खड़ी नहीं रह पाएगी, तब निरंजन ने अपने होठों को उसके होठों से अलग किया, लेकिन सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर। वे दोनों तेजी से सांस ले रहे थे। बबली की आंखें नशे में डूब गई थी, उसके गाल दहक रहे थे। निरंजन ने चेहरे को उसके चेहरे के साथ जोड़ लिया था। तुम्हें पत्नी होने का दर्जा चाहिए? उसने बबली के आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ किया, फिर उसी अंगूठे को उसके भीगे हुए होठों पर फेरने लगा। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि पत्नी का अधिकार क्या होता है। उसकी आवाज़ में इतनी मोहब्बत, इतना मान था कि बबली कांप गई थी। उसने दोबारा उसके होठों पर झुकना चाहा, लेकिन इस बार बबली ने शर्मा कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। नहीं प्लीज़, निरंजन मुस्कुराया। उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था। उसने बबली के चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भर लिया और उसे ऊपर उठाया। उसकी झुकी हुई गीली पलकों को देख रहा था। उसने नरमी से उसके चेहरे को चूमा, फिर उसकी आंखों पर, उसके गालों पर, फिर उसके थोड़ी पर चूमता रहा। एक वादा था। बबली की सारी शिकायत अब खत्म हो चुकी थी। अब वह उसे हटा हटा कर थक चुकी थी। उसको गोद में उठाता बड़ी जोर से दबा गया था। उसे गोद में उठाता हुआ बिस्तर पर लेकर आया था। बबली की डर की वजह से गले में जान अटकी थी। उसने आज अपनी सामत बुला ली थी। अब उससे 1 इंच भी दूर नहीं हिला पा रही थी। बच्चों को तो उसने पहले ही सुला दिया था कि वह बच्चों का बहाना बनाती। उसकी सामत आई थी, उसे बिस्तर पर लिटाता, उसके ऊपर झुकता, उसके होठों पर बरस पड़ा था। अब वो बिल्कुल भी आनाकानी नहीं कर पा रही थी। होठों पर झुका उसके ब्लाउज के हुक को खोल चुका था। बबली जैसे सिमट कर डर से कांप रही थी। वह अपनी पलकों को नीचे झुकाए बहुत शर्मा रही थी। निरंजन उसके होठों को चूमता हुआ अब उसके गर्दन पर आया था। उसके दोनों हथेलियों को अपने हाथों में फंसाता अब उसके ब्यूटी पोल पर आया था। वह जो पहले ही इतना कांप रही थी, अब धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी और उसके मोहब्बत के आग में तड़प रही थी। वह धीरे धीरे उसके कमर पर हाथ ले जाता, उसके पेटीकोट को भी सरका चुका था। अब बबली पूरी सिमट कर उसके बाजुओं में आ चुकी थी। उसे चूमता हुआ हर जगह से लाल कर चुका था। अब बबली के होठों पर कोई शिकायत नहीं था, सिर्फ आहें भर रही थी। उसकी आंखों को चूमता निरंजन जैसे पागल हुआ था। उसको अपने नीचे एडजस्ट करता, उसकी चीख निकलवा चुका था। बड़ी जोर से चीखती उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। निरंजन, अब बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ अब दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूँगी, ना ही मैं ऐसा कभी सोचूंगी। बबली उस मोहब्बत की दर्द में तड़प उठी थी। निरंजन भी उससे दूर रहकर अपने आप को रोक नहीं पाया था। वह उसके मना करने पर भी उस पर बरस पड़ा था। कहने लगा, बबली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम वो प्यास हो जो कभी नहीं बुझेगा, तुम्हारे में वो आग है जो कभी नहीं बुझेगा। मैं क्या करूं बबली, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारी आहों ने तो मेरी दुनिया बदल दी है। अब अपने आप को दूर करने का कभी सोच भी नहीं सकता। बबली आहें भरती रही, लेकिन निरंजन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। निरंजन तो जैसे दीवाना हुआ था। बबली एक के बाद एक झटका खाती रही। अब वह भी निरंजन की मोहब्बत से सुलग रही थी। पूरी रात अलग अलग तरीके से वह एक दूसरे को सुकून पहुंचाते रहे। कभी निरंजन ऊपर होता तो कभी बबली नीचे रहती। कभी बबली की आहें तेज होती, कभी बबली सिसक उठती, कभी बबली की चीख तेज होती। लेकिन सारी रात बबली भी उस मोहब्बत में जलती रही। वह सारी रात उसे थका चुका था कि वह उसके लिए क्या थी। तुम मेरी हो बबली, उसने उसके कान में धीरे से कहा।
सिर्फ मेरी उन बच्चों की माँ, इस घर की मालकिन और मेरी पत्नी। ये कहकर उसने एक पल भी खराब किए बिना उसने बबली को झुकाकर अपनी बाहों में उठा लिया था। बबली की एक हल्की सी चीख निकली थी। निरंजन, ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारा। वो भरपूर कोशिश करती, लेकिन उसका दिल किसी और ही धुन में नाच रहा था। वह खुश थी, इतनी खुश कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। निरंजन उसके चेहरे पर आए खुशी के असर को देख रहा था। वह मुस्कुराया था। महीनों बाद वह दिल से मुस्कुराया था। अब मैं हर दिन तुम्हारी शिकायत दूर करने के काम में लग जाऊंगा। आज इस रिश्ते को पूरा कर देने का वक्त है, और अगर अभी कोई शिकायत रह गई हो तो बता देना मेरी पत्नी। निरंजन ने अपना चेहरा उसके ब्यूटी बॉल पर छुपा लिया। अब उसने नामे सिर हिला दिया। उस रात उनके रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी थी और वह मोहब्बत भरा रात था। अगली सुबह की रोशनी मामूली से कहीं ज़्यादा खुशहाली लेकर आई थी। जब बबली की आंख खुली तो उसने खुद को निरंजन के मजबूत बाजुओं के दबाव में पाया, और अब शायद शाम हो चुकी थी। रात भर वे तो मोहब्बत की ईंधन में खुद को जलाते रहे, और सुबह होते ही उन्हें बहुत सुकून की नींद आई। और अब शाम होने को आई थी। उसने घबराकर अपना सर उठाया। रात के सारे किस्से उसे एक एक करके याद आने लगे थे और उसके गाल शर्म से दहकने लगे थे। लेकिन निरंजन, जो न जाने कब से जाग रहा था, उस मासूम के चेहरे को ही तके जा रहा था। उसकी कमर के आसपास अपनी बाहों को मजबूती से जकड़ रखा था। वह तो रात से ही खुले जिस्म यूं ही निरंजन के सामने अब उसकी बस हो गई थी। लेकिन निरंजन की मोहब्बत कम नहीं हो रही थी और उसे अपने और करीब कर लिया। उसकी आवाज़, जो कभी बर्फ़ की तरह ठंडी थी, अब गहरी और मोहब्बत भरी निकल रही थी। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो बबली? अपना लाल होता चेहरा उसके चौड़े सीने में छुपा गई। उसका दिल उसके नाम पर धड़क उठा था। वह चुप से सारी शिकायत अब उस एक रात में पिघल कर बह गए थे। सुबह जब वो दोनों नाश्ते के मेज पर आए तो घर के नौकरानी और बच्चे भी उस बदली हुई हवा को महसूस करके हैरान थे। निरंजन ने खुद बबली के प्लेट में नाश्ता डाला, और केशव और ऋषभ, जो अपने चाचा को हमेशा गंभीर रूप में देखते आए थे, आज उसे एक अलग ही रूप में देख रहे थे। अपनी माँ के साथ हंसते हुए, उसका ख्याल रखते हुए देखकर खुशी से तालियां बजा रहे थे। आज पहली बार वह बंगला अलग लग रहा था। एक ऐसा घर जहाँ सिर्फ वसूलों पर नहीं, मोहब्बत और सुकून भी था। उसे नई खुशी और जज्बातों से, सुकून से निरंजन को एक नई सुबह दी थी। उसके दिल की वह सारा गुस्सा, उलझन खत्म हो गया था जो उसे अपने पिता या चंचल के रूप में मिलती थी। अब वो सिर्फ अपने भाई का इंतकाम लेना चाहता था, बल्कि वह अपनी पत्नी और उन दो अनाथों को एक सुरक्षित, इंसाफ और मोहब्बत वाली भविष्य देना चाहता था। उसी दिन वह अपने दफ्तर गया। वह अपने सबसे काबिल भरोसे दोस्त को पूछा तो उसका दिमाग अब बिल्कुल साफ था। उसने हुक्म दिया, मुझे वो ट्रक ड्राइवर हर हाल में चाहिए, और फिर कनक भाभी के परिवार के पिछले 6 महीने की सारी फ़ोन रिकॉर्डिंग और बैंक के स्टेटमेंट मेरे बेंच पर लाओ। उसका शक अब अपने पिता कंजलोचन से हटकर कनक के परिवार की झूठी कहानी पर घूम गया था। वह अपने घर से भाग कर आई थी और उसने भाई और माँ बाप की आंखों में सत्तम के लिए नफरत देखा था, डर देखा था। वह उस वक्त समझ नहीं पाई थी। सिर्फ 48 घंटे के छानबीन के बाद सबूत उसके मेज पर थे। कनक के भाइयों ने उस रात सत्यम का पीछा किया था, एक मंसूबा बनाकर कत्ल किया था जिसे हादसे का रंग दिया गया था। वह ट्रक ड्राइवर उनका अपना नौकर था जो अब उनके दूसरे शहर के बंगले में छुपा हुआ था। निरंजन की आंखों में खून उतरा था। उसने अपनी वर्दी पहनी, अपना पिस्तौल उठाया और एक पूरी टीम के साथ उन दरिंदों को कानून के कचहरी में लाने के लिए निकल गया। उसने कनक के भाइयों को उनके गैर कानूनी कामों के बारे में भी पता चला था। वह अपने देश से कई गैर कानूनी तरीके से विदेश में सामानों का सप्लाई करते थे। वो मौके पर ही छापे के दौरान पकड़े गए थे। जब वो उसके सामने सारी जांच पड़ताल करके फर्श पर घसीटे जा रहे थे, तब भी उनकी आंखों में वह दुर्घटना घूमा था और उन्होंने अपने मुंह से सारा स्वीकार किया था। हमारी बहन ने हमारी नाक कटवा दी थी। उसने उस सत्तम के बच्चे से भागकर शादी की थी। हमने अपनी इज्जत का बदला ले लिया था। निरंजन ने उन पर हाथ नहीं उठाया। उसकी आवाज़ उस कमरे में गूंजी थी, तुम्हारी उस झूठी शान और इज्जत ने 2 बच्चों को अनाथ किया है। अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। कानून तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा जरूर देगा। वह केस का खुलासा करके एक जीत की तरह अपने घर लौटा था। ये खबर सबसे पहले बबली को सुनाया था, जिसकी मोहब्बत ने उसे ये ताकत दी थी। लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसका फ़ोन बज उठा था। दूसरी तरफ हवेली का पुराना नौकर, उसकी आवाज़ कांप रही थी। छोटे साहब, बड़े साहब को दिल का दौरा पड़ा है, वे अस्पताल में एडमिट हैं
और बस आपका नाम ले रहे हैं। निरंजन के पैरों तले से जमीन निकल गई। वे बाप जिसने उसे धमकाकर अलग की थी आज उसी का नाम ले रहे थे। बबली ने उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर डर गई थी। पापा को हार्ट अटैक हुआ है। बबली ने एक पल की भी देरी किए बिना उसने जल्दी बच्चों को तैयार किया। चलिए, वह आपके बाप हैं, उन्हें इस वक्त आप लोगों की ज़रूरत है। सारी शिकायतें वहीं पर दूर होगी। निरंजन ने उस औरत को देखा जिसने उसके टूटे हुए परिवार को जोड़ना शुरू कर दिया था। जब वो अस्पताल के प्राइवेट रूम में पहुंचे तो कंजलोचन अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ा था। उन्होंने कमज़ोर आंखों से निरंजन को देखा, फिर उनकी नज़रें उन दोनों बच्चों पर पड़ी जो डरकर बबली के पीछे छुपे हुए थे। केशव जो अब 5 साल का हो चुका था और ऋषभ अब 3 साल का हो गया था, सत्यम की जीती जागती तस्वीर था। कंजलोचन की पथरीली आंखों से कई साल बाद ये आंसू निकले थे। ये मेरे सत्यम के बच्चे हैं। उन्होंने कांपते हुए हाथ बढ़ाए। केसर और ऋषभ। बबली ने हौसला दिया, जाओ बेटा, वे तुम्हारे दादा हैं। वे दोनों बच्चे डरते हुए आगे बढ़े। जैसे ही ऋषभ ने अपना नन्हा सा हाथ कंजलोचन के हाथ पर रखा वे फूट फूट कर रो पड़े थे। मुझे माफ़ कर दे निरंजन, मुझे माफ़ कर दे। मैं सत्यम की बगावत से अंधा हो गया था। सत्यम की लव मैरिज करने की वजह से ये सब हुआ है। ये मेरे खून है। निरंजन ने आगे बढ़कर अपने पिता को हाथों में थाम लिया। बस पापा। बबली की आंखों में भी आंसू थे। ये परिवार आखिरकार पूरा हो गया था। कुछ दिन के बाद कंजलोचन ठीक होकर हवेली वापस आ गए थे। निरंजन और बबली भी बच्चे समेत वहीं शिफ्ट हो गए थे जो महीनों से वीरान थी। अब बच्चों के ठहाकों से गूंज रही थी। कंजलोचन सारा टाइम पोतों के साथ बिताते थे। तभी उस शांति भरे माहौल में चंचल ने अड़ंगी डाली। चंचल भी वहां आ गई थी। वो शायद कंजलोचन की बीमारी का सुनकर आखिरी दाव खेलने आई थी। निरंजन, तुम वापस आ गए। मुझे पता था तुम इस हवेली की कुर्सी कभी नहीं छोड़ना चाहते। इससे पहले कि निरंजन कुछ कहता, बबली जो अब चुपचाप रहने वालों में से नहीं थी, वह शरारती लड़की आगे बढ़ी। उसने केशव को अपनी गोद में उठाया। उसके शब्दों में अब हवेली की मालकिन का पूरा रंग आ चुका था। वह कुर्सी के लिए नहीं आए, अपने पिता के लिए आए हैं और हम उनके परिवार हैं। चंचल ने बबली को देखा जो आज पूरे भरोसे के साथ उस हवेली की असल वारिस लग रही थी। कंजलोचन ने भी अपनी कमज़ोर मगर मजबूत आवाज़ में कहा, ये निरंजन की पत्नी है, मेरी बहू, और ये मेरे पोते हैं। तुम यहाँ से जा सकती हो। इस हवेली पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। चंचल की ये बेइज्जती बर्दाश्त न थी। वह पैर पटकती वहाँ से चली गई। उसी शाम कंजलोचन ने निरंजन का हाथ पकड़ लिया। वह कुर्सी हमेशा तुम्हारी थी निरंजन, और तुम्हारी ही रहेगी। सत्यम के बाद अब तुम ही हो उसके वारिस। आज सबके सामने ये हवेली की कुर्सी तुम्हारे नाम करता हूँ। निरंजन ने बबली की तरफ देखा जो मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला गई थी। कुछ हफ्तों के बाद हवेली में बाहर लौट आए थे। एक शाम निरंजन और बबली आंगन में टहल रहे थे। बबली अचानक रुकी। उसे चक्कर आया था और उसने निरंजन का बाजू थाम लिया। निरंजन ने उसे परेशान होकर देखा था। बबली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बबली ने उसकी आंखों में देखा। उसके होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उभर आई थी। मुझे लगता है आपको एक और खुशखबरी मिलने वाली है। निरंजन एक पल के लिए सुन हुआ था, फिर खुशी की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। उसने बबली को अपनी बाहों में भर लिया। उसी तरह खुशियाँ उनके आंगन में चहल पहल कर रही थी। केशव और ऋषभ भी अब बड़े हो गए थे। वे दोनों बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए थे कि उनका छोटा भाई अब इस दुनिया में आने वाला है। कुछ महीनों के इंतजार के बाद बबली ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस हवेली में खुशियां ही खुशियां बिखर गई थी। कंजलोचन भी खुशी से झूम उठे थे। आज कई पुश्तों के बाद उनके घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया था और उनके घर में खुशियों का दीप जला था। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।